जिसका सपना अटल जी ने देखा था, और उसके सपने की कहानी ये थी कि भारत में दो समस्याएं एक साथ थीं, बाढ़ की और सुखाड़ की। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। दोनों का मिल के निदान था कि जो अतिरिक्त पानी है उसका, बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका सुखाड़ में यानी सूखे में कैसे उपयोग हो। सपना अटल जी का था। उनने एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी बनाए गए। सुरेश प्रभु जी को सबसे पहले बुलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 2004 में सुरेश जी आए थे फरवरी में, और मैंने उनको आमंत्रित करके कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय केन परियोजना थी, बहुत पुरानी, लेकिन हम उसको चाहें तो पहला रिवर लिंक में परिवर्तित कर सकते हैं, केन और बेतवा को मिला करके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और 30 और लिंक पर उन्होंने काम किया। फिर हमारी सरकार चली गई, आप लोगों को याद ही है, चुनाव हुआ 2004 में, मई में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद सुरेश प्रभु की जो रिपोर्ट है वो धूल खाई 2004 से 2014 तक। सबमिट हो गई वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को, और वहीं फाइल के रूप में पड़ी रही। 2014 में जब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर से केन बेतवा परियोजना की बातचीत शुरू इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि इन योजनाओं में कोई बाधा ना आवे, इसमें कोर्ट साथ देगा, और आप ये 30 परियोजनाएं जो आपने प्रस्तावित की हैं पूरी करिए, और इसमें सबसे पहले केन बेतवा पूरी करिए, क्योंकि केन बेतवा पे अधिकतर काम हो चुका है। क्योंकि मेरे जाने के बाद जो बात मुलायम सिंह जी से हुई थी, उसके बाद गौर जी और मुलायम सिंह जी का MOU हो चुका था, MOU पे साइन हो चुका था, और इस तरह से एक टीम भी बन गई थी। टीम मेरी उपस्थिति में बन गई थी दोनों राज्यों के अधिकारियों की। जब इस पर हमने फाइनल बिल्कुल हम स्थिति में आए तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद कहा, जब रिजल्ट आ गए, हमारी सरकार बन गई 17 में, कि उमा बेन अब हम केन बेतवा को शुरू करें। मेरी बहुत इच्छा है कि भारत के 3 सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त इलाकों में एक बुंदेलखंड है, और दोनों तरफ का बुंदेलखंड है, और चूंकि ये योजना रेडी है, क्योंकि हम उनको प्रेजेंटेशन करते रहते थे 30 का कि इसमें से रेडी कौन सी योजना है, तो उन्होंने कहा कि आप जितने जल्दी हो सके केन बेतवा को प्रारंभ करवा दो, क्योंकि लगभग तैयारी है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कुछ आपत्तियां थीं, और वो आपत्तियां बहुत नाजायज नहीं थीं, लेकिन दरकिनार भी की जा सकती थी। जैसे उनके पानी के कुछ और समझौते थे यूपी के साथ जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, सुलझे नहीं थे, तो उनका कहना था कि जब तक वो ना सुलझ जाएं तब तक इसमें, चूंकि पूरा का पूरा जो उजड़ने वाला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो इसलिए पहले उनको सुलझा लीजिए। वहाँ स्थिति बड़ी अजीब हो जाती थी। मुख्यमंत्री जी राजी हो जाते थे, तो अधिकारी उनको पड़का देते थे। तो इसमें 2017 में ही ये होने वाली थी प्रारंभ, कोई कमी नहीं रहेगी थी। थोड़ी तकनीकी प्रक्रियाएं थी कि दोनों राज्यों की सहमति चाहिए थी, और हम पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, और अंत में वो अटकी सो अटकी रह गई, और अंत में जाकर के 2024 या 24 दिसंबर में वो योजना का टेक ऑफ हुआ। मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगी मोहन यादव जी का, प्रदेश की सरकार का, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसके लिए साहस की ज़रूरत थी। साहस की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये दुनिया की पहली योजना है रिवर इंटरलिंकिंग की। जो अन्य योजनाएं हुई हैं वो एक राज्य की हुई हैं या एक कुछ खास सीमित क्षेत्र की हुई, कनाडा वगैरह में हुई हैं, लेकिन ये पहली है जो इतनी बड़ी परियोजना है, और ये तीसरी नदी का निर्माण करेगी। अभी एक तीसरी नदी है जो बनेगी केन और बेतवा, मतलब जब केन चलेगी बेतवा से मिलने के लिए, तो रास्ते में जो पानी आएगा वो तीसरी नदी है। और इसकी जो कैड योजना है कमांड एरिया डेवलपमेंट की, वो हमने इतनी सुंदर बनाई है दोनों तरफ की, कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा काम होगा, दुग्ध पालन का, गौ पालन का और दुग्ध योजनाओं का, और फलों का, सब्जियों का, क्योंकि दोनों तरफ पानी होता है बहुत बड़ी मात्रा में, जो नहर के दोनों तरफ होता है पानी। वो कैड है, कमांड एरिया डेवलपमेंट है, जो पूरा परियोजना बनने के बाद में शुरू होता है। उस हिसाब से तो फिर ये योजना इस स्थान को स्विट्जरलैंड से भी बड़ी GDP में बदल देगी। और ये एक्चुअली मैक्सिमम 7 या 8 साल का टाइम था। अब जो लेटेस्ट वही रिपोर्ट में देख रही थी, अभी भी आई मेरे पास, मैंने मांगी थी कि ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी, क्योंकि सारी अड़चनें दूर हो चुकी थी। खाली मैं इसकी तुलना हमेशा धारा 370 से करती हूँ। धारा 370 संविधान की अस्थायी धारा थी, और
संविधान की समिति ने यह तय किया था कि ये कुछ ही दिनों के लिए है, और उसमें एक मुस्लिम मेंबर थे जिलानी साहब, जिन्होंने विरोध किया था कि आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं कश्मीर के साथ। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर के साथ भेदभाव माना था उस समय पर, लेकिन बाद में ऐसे हालात बन गए उस धारा 370 को लेकर के कि कोई हटाने की हिम्मत ही ना कर पावे। वो हिम्मत अमित शाह ने दिखाई गृह मंत्री की हैसियत से। इसी तरह से मैं मोहन यादव की हिम्मत को दाद दूंगी कि दुनिया की पहली ऐसी एक अनोखी परियोजना जो पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा रही है और बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है, दो नदियों को जोड़ करके एक तीसरी नदी का निर्माण कर रही है, और मध्य प्रदेश में भारतवर्ष में 30 परियोजनाओं का प्रारंभ कर रही है। ऐसे ही अगर ये 30 परियोजनाएं पूरी हो गई तो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, और इस तरह से भारत की कृषि योग्य भूमि 100% सिंचित हो जाएगी। अगर वो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई तो उन 30 परियोजनाओं से, और 34,000 मेगावाट बिजली जनरेट होगी, जिससे कि हम पूरी दुनिया को बिजली बेच सकेंगे। और ये 30 परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए जो मुंह था वो केन बेतवा थी, और इसलिए मैं बहुत व्याकुल थी, बहुत व्यग्र थी। स्वयं पीएमओ बहुत व्याकुल था, बल्कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे पीएमओ ने कहा, जबकि मैं तो सांसद भी नहीं रही थी 19 के बाद, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मुझे तो नितिन गडकरी जी ने कहा, उनके पास जल संसाधन था, तो उन्होंने कहा आप जाइए और बात करिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पीएमओ अथोराइज नहीं करेगा। तो मैं नाम नहीं लूंगी, एक अधिकारी का फोन आया जिसको हम एक प्रकार से प्रधानमंत्री की ही बात मानते हैं कि उन्होंने ही कहा होगा। तो मैं कमलनाथ जी को जाके मिली और मैं निराश हो गई एक अधिकारी को देख के कि ये पहले इसी के साथ आया है चेक पोस्ट का घोटाला। इसी से पूरी बात खुल भी गई है। जो बात मैंने 2004 में तय की थी कि ये जितने चेक पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डाल दिए जाएं गुजरात के पैटर्न के, मतलब व्यक्ति वसूली करे ही ना। वो जो सिस्टम होता है जिसमें निकलती हुई गाड़ियां दर्ज हो जाती हैं और उनका कितना लगना है वो सब, मतलब इट्स डिजिटल, तो उसको कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। हाँ वो था, और मैं गुजरात में वो चल रहा था ऑलरेडी, और उस समय पर जो रेवेन्यू कलेक्शन था शराब का वो सिर्फ 1,500 करोड़ था। तो मैंने कहा कि 1,500 करोड़ की जगह पर 3,000 करोड़ को रेवेन्यू को हम कहीं से निकालें, खनिजों से निकालें, तेंदुपत्ता की नीति निकालें, आबकारी नीति में भी थोड़ा परिवर्तन कर लें। जैसे माफिया से हमने छुड़ा लिया था, लॉटरी पर डाल दिया था, वो बाद में बदला फिर उसको कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको ऐसे ही देते जाओ, ऐसे करके फिर पता नहीं क्या क्या होता गया, फिर तो मध्य प्रदेश शराब में बह गया। तो इसलिए वो सब मिलाकर के आके एक सिपाही के घोटाले में 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ का मामला सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि अकेली चेक पोस्ट की इनकम से ही जो पूर्ण शराबबंदी का रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो सकता है। और इसमें भी मोहन यादव जी का मैं साहस की सराहना करूंगी कि उन्होंने इस चेक पोस्ट के घोटाले के खुलने के बाद उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं बरती है। ये पूरी तरह से जांच की तह में वो जा रही है, सरकार पूरी तरह से जांच की तह में जा रही है। और इसके साथ परत ये खुलती जा रही है, मतलब मेरे लिए, कि मैंने जो बात कही थी कि देखो अकेले इसके रेवेन्यू कलेक्शन से शराब की रेवेन्यू की भरपाई हो जाएगी। अब ये जो तीसरी बात आ रही है जो मुझे बहुत पत्रकार बंधुओं ने भी कही कि जो दुकानें हैं वहाँ चूंकि अहाते बंद हो गए हैं तो लोग खुले में बैठ करके पीने लगे हैं, तो खुले में बैठ करके पीने लगे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो तो बहुत ही आसान है, ये तो दुकानदार की जिम्मेवारी है कि वहाँ लोग पी ना पाएँ, और जो जिस दुकान के सामने पिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दो, और पहले ही एग्रीमेंट में उससे लिखवाओ कि तुम्हारी दुकान के 200 मीटर के या 300 मीटर के दायरे में या 100 मीटर के जो भी उसका दायरा हो वहाँ कोई पी नहीं पाएगा, ये गारंटी तुम लो। उसको लेनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस हर जगह पर खड़ी नहीं हो सकती पूरे टाइम। क्या पुलिस सारे काम छोड़ के यही काम करेगी? और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्षद से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष तक, और पंच से लेकर सरपंच तक, और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य से लेकर वहाँ तक, आप देखिए ना कितना ज़्यादा सिस्टम खड़ा हुआ है। अगर वो सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि हमें लोगों को खुले में नहीं पीने देना है तो लोग नहीं पी पाएंगे। इसलिए थोड़ी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, अकेली सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है।
उनके अपने संस्कार भी शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और मोहन जी, ये तीनों ही निजी जिंदगी में बहुत ही खाने पीने के आदतों में बहुत साफ सुथरे लोग हैं। वो उनकी फिर पॉलिसीज में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1200 करोड़ बना के ले गया, तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, यह है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया, बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से पकड़ा झगड़ी हुई है, उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए अधिकारी को देख के कि ये पहले भी मौजूद था, इस परियोजना का विरोध कर रहा था, अब वो वहां भी मौजूद था। अब ये 44,000 करोड़ की योजना हो गई। ये इसलिए भी हो गई है क्योंकि इसमें बीना कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा है। पहले बीना कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें नहीं थे, लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक का जो समय निकला है, इसमें बजट दुगने से 1.5 गुना तो हो ही गया। देखिए ना, जरा सी भूल से हजारों करोड़ का कितना बड़ा भार है जो देश के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैं मोहन यादव जी का बहुत 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 अभिनंदन करना चाहती थी। उसी दिन मैं अभिभूत हो गई थी। मैं ये बात पहले ही कह चुकी थी एक सभा में, जब उस परियोजना के लिए बात करने के लिए मैं उधर गई थी, तो मैंने कहा था देखो तुम लोग इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ, तो हो सकता है कि इसके शिलान्यास में मुझे निमंत्रण भी ना मिले, क्योंकि मैं सांसद भी नहीं हूँ, मैं मंत्री भी नहीं हूँ, मतलब मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन केन बेतवा आ सकी, इसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगी, सबसे बड़ा इनाम होगा मेरे लिए ये, कि केन बेतवा आ सकी और वो एक एग्जाम्पल बनी है बाकी योजनाओं को शुरू होने के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मोहन यादव जी बहुत पढ़े लिखे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लोग चौंक गए, वो खुद भी चौंक गए जब वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं उनको 2003 से जानती हूँ और मैं उनको गुरु तुल्य मानती हूँ कुछ बातों में। जैसे मैं शिवराज जी को मानती थी कि जब मोहन यादव को टिकट मिला था विधानसभा का, और जब उनको दबाव बना वहाँ का कि ये यहाँ के नहीं है, तो उन्हें स्वेच्छा से कह दिया कि मुझे नहीं लड़ना। मैंने उनको बहुत समझाया, 2-4 दिन में उनको बोली नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, आपका चुनाव निर्विवाद होना चाहिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं कभी लड़ूंगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और इसलिए मैं इस दृष्टि से उनको बहुत गमखोर, धैर्यवान और सहनशील व्यक्ति मानती हूँ। और मुझे लग रहा है कि समय के साथ वो अपने आप को साबित करेंगे कि वो बहुत अच्छी चॉइस थी सभी लोगों की, जिन्हें भी मिलकर के फैसला किया था। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है, सरल और प्रसन्न मन के हैं, विनम्रता है, और केन बेतवा को शुरू करना बहुत बड़ी साहस की बात थी, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना केंद्र सरकार भी इसको शुरू नहीं कर सकती थी। तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब एक नई बात आई है शराब नीति की। जैसे नेता हैं जो एक दूसरे पे निशाना आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान के मंत्री हो। सागर का मामला है, सागर से और रीवा में भी सागर से गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है। तो वहाँ रीवा में राजेंद्र शुक्ला और रीति पाठक और गिरीश गौतम और प्रदीप पटेल के बीच में चला है। तो क्या बीजेपी के अंदर इस समय मनमुटाव की पॉलिटिक्स चल रही है? इसी में तीसरा निवाड़ी का जिलाध्यक्ष इस बात की बानगी है कि टीकमगढ़ में बहुत कंट्रोवर्सी और अभी तक रुका हुआ है। हो जाएगा, अब 2-3 दिन में हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो जितने होगा उतने प्रदेश अध्यक्ष का तो हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अब यहाँ पर कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, और ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ये संगठन का स्टेट है। ये कुशाभाऊ ठाकरे जी और राजमाता सिंधिया जी जब जनसंघ में लाई गई कांग्रेस से, और उसके बाद से जो अनुशासन भाजपा के कार्यकर्ताओं के खून में आया है, इसलिए 2 राज्यों को बड़ा विशेष राज्य माना जाता है जो पूरी तरह से संगठन में अनुशासित होकर काम करते हैं। एक मध्य प्रदेश को माना जाता है, एक कर्नाटक को माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मान लो कुछ है भी तो वो दबा चपा दिए जाते हैं, और पहले कुछ दिनों बोलते रहेंगे फिर शांत हो जाते हैं, या तो बयान बदल लेते हैं या कह देते हैं कि नहीं मैं अपनी बात अकेले में ही बोलूँगा। तो इसलिए ऐसी समस्याएं बहुत आसान हैं। मध्य प्रदेश के लोगों की एक्सपर्टी है इसमें,
कि उनको कैसे शांत कर लेना, क्योंकि यहाँ संगठन की महत्ता ज़्यादा है, व्यक्ति की महत्ता कम है। आप स्मरण करिए मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने आपको ये कहा था कि व्यक्तियों का महत्व समाप्त हो गया है। अब तो वो है ना, आज्ञा भई करतार की तभी चलायो पंथ, और सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। इसलिए अब तो संगठन ही नेता रहेगा और कार्यकर्ता ही नेता रहेगा। और मिलके जो आप सोचिए, तो चौथी पंक्ति में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसको अचानक कहा जा रहा है कि चलो पहली पंक्ति में बैठो तो मुख्यमंत्री हो गए। भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, ये सब पुराने कार्यकर्ता थे। पुराने कार्यकर्ताओं को इस तरह से सामने अग्रिम पंक्ति में बिठा करके उनको, नहीं तो लोग महंती करने लग जाते हैं कि महंत जी जब तक रहेंगे उनकी धुमी रहेगी, उनका चिमटा गड़ा रहेगा, उनका कमंडल धरा रहेगा। कहने भैया अपना दंड कमंडल उठाओ, अब ये महंती तुम्हारी खत्म होती है। ये एक नई परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जनरेशनल चेंज की, ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं इस परंपरा का बहुत अभिनंदन करती हूँ। जो लोग चुने गए हैं, विष्णुदेव साहब बिल्कुल संत प्रकृति के हैं, भजनलाल स्वयं इतना सरल प्रकृति के हैं, मोहन तो मुझे बहुत प्रिय हैं ही। आपको बताऊं, जैसे मैं शिवराज जी का बहुत आदर करती थी, मोहन जी से बहुत स्नेह करती हूँ, उनका बहुत सम्मान, बल्कि उनसे मैंने सीखा गम खाना, क्योंकि मेरे स्वभाव में गम खोरी नहीं थी बिल्कुल। तो मैं तो सुन के रह गई, और वो 3-4 दिन तो मैं उन पर इतना गुस्सा हुई, इतना बड़बड़ाई कि मैंने उनने खुद स्वयं एक मीडिया पे इंटरव्यू में कहा कि दीदी 3 साल 3 दिन चुनाव प्रचार करने की गुस्से में नहीं गई कि मोहन ने टिकट क्यों वापस कर दिया। तो इसलिए ऐसे जो लोग हमारी पार्टी में हैं, स्वयं शिवराज जी भी 163 लोगों का इतना बड़ा बहुमत लेकर के आया हुआ व्यक्ति बिल्कुल शांति से छिंदवाड़ा में पहुंच के कह रहा है कि मेरा तो एक ही काम है कि मैं 29 कमल के फूल की माला पहनाऊंगा। और शिवराज की घोषणा को मोहन यादव ने साकार कर दिया। ये रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश में कि हमने सारी सीटें जीती। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें भी हम छिंदवाड़ा हार गए थे, अगर आपको याद हो तो। उस समय 40 सीटें हुआ करती थी, तो हम छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे, हम हार गए थे छिंदवाड़ा। एक ही सीट जीते थे कमलनाथ जी, हम उस समय पे 39 सीटें जीते थे। ये पहली बार हुआ मोहन यादव के समय पे कि हम सारी सीटें जीत गए। आपने कांग्रेस का 100 लोगों के खिलाफ में चुनाव लड़ा, उनको मैं